जय हिंद सभी साथियों को। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारी अर्थशास्त्र की पहली कक्षा होने जा रही है। ठीक है, तो आप सभी की डिमांड पर मैंने ये कक्षा निर्माण करने का प्रयास किया है। एक छोटी सी पहल की है कि आपके सामने अर्थशास्त्र के कुछ पहलू लेकर मैं हाजिर हो जाऊं। ठीक है, तो आप सभी इस कक्षा को उम्मीद है कि बहुत प्यार देंगे और इस कक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, इसी के साथ आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो देखिए, आज की इस कक्षा में हमारा जो पहली कक्षा है वो रहेगी परिचय पर। ठीक है, अर्थशास्त्र को मैं बिल्कुल सामान्य परिचय के तौर पर करवाऊंगा पहले। ठीक है, तो देखिए, अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय क्या कहता है कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है कि अर्थशास्त्र का अर्थ होता है एक ऐसा विषय, यानी कि मानव की आर्थिक गतिविधियों का जो अध्ययन करे। ठीक है, एक ऐसा विषय है जो मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करे। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो खेती करता है। ठीक है, खेती करता है और खेती करने के एवज में उसको पैसे मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अर्थ का अर्थ क्या है, अर्थ का अभिप्राय क्या है, पैसा या मुद्रा। ठीक है, पैसा या मुद्रा यानी आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति। ठीक है, ये होता है अर्थ। लगभग मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ कि अर्थ का अर्थ पैसा है। ठीक है, मुद्रा की प्राप्ति होना पहली चीज़। सामान्य भाषा में अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पहले तो वस्तु का उत्पादन देखा जाता है, वस्तु या सेवा का उत्पादन। उसके बाद उसको वितरण देखा जाता है, उसका कि किस प्रकार वितरण किया जाएगा या किस प्रकार इसका वितरण संभव है। ठीक है, और उसके बाद में जो वितरण कर दिया जाता है तो उसको उपभोग करने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसमें इसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए, एक व्यक्ति आएंगे एडम स्मिथ, और एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने अपनी एक पुस्तक थी द वेल्थ ऑफ नेशंस। इस द वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। इस व्यक्ति ने क्या कहा है, अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। ठीक है, तो ये वेल्थ ऑफ द नेशन जो है ये कब प्रकाशित हुई थी, 1776 में। ठीक है, इसका एक पूरा नाम है भाई, वेल्थ ऑफ नेशन इसका एक लघु नाम है, इसका छोटा नाम है इसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूरा नाम क्या है, आप मेरे साथ साथ लिखिए इसको। एन इंक्वायरी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes 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 of the wealth of nations। ठीक है, ये इसका नाम होगा, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। हिंदी में इसका नाम बनेगा राष्ट्रों के धन व कारणों की खोज। राष्ट्रों के धन व कारणों की खोज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, अर्थशास्त्र के दो भाग बताए गए हैं। ये अर्थशास्त्र के दो भागों के रूप में वितरण किया गया है अर्थशास्त्र का। वो व्यक्ति था, एक का नाम था रेगनर फ्रिश। रेगनर फ्रिश नाम के एक व्यक्ति ने यहाँ पर अर्थशास्त्र को क्या है कि दो भागों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, ये रेगनर फ्रिश ने ये किया था 1933 में, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, रेगनर फ्रिश नाम के व्यक्ति ने अर्थशास्त्र को दो भाग बना दिए थे, जिसका नाम है, एक का नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, चलिए अब देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है इसको माइक्रो इकोनॉमिक कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से देखिए, ये जो ग्रीक भाषा थी, ग्रीक भाषा। ठीक है, ग्रीक भाषा के एक शब्द माइक्रोस MIKROS, इस माइक्रोस शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लघु। क्या नाम है, लघु नाम है इसका। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द माइक्रोस और लघु इसका अर्थ बनता है। ठीक है, इसके बाद देखिए समष्टि के पास चलते हैं। तो समष्टि का जो इंग्लिश रूप है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द मैक्रोस, ये जो मैक्रो इकोनॉमी है इसका मैक्रोस शब्द है ग्रीक भाषा के, जिसका अर्थ है वृहत। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र में हम अर्थशास्त्र के वृहत रूप का विवरण देंगे और अध्ययन करेंगे। और व्यष्टि अर्थशास्त्र है जिसमें इसका जो छोटे रूप का या माइक्रो रूप का अध्ययन करेंगे। देखिए आगे मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको और दे देता हूँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, जो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसमें अर्थशास्त्र के इस
अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को छोटे छोटे भागों या भाग, देखिए मैंने आपकी सहूलियत के लिए, आपकी आसानी के लिए यहाँ पर छोटे छोटे भाग बताए हैं, लेकिन आप यहाँ पर भाग नहीं लिखोगे जब आप मेन पेपर में लिखोगे। ठीक है, पेपर में जब आप लिखोगे, एग्जाम के समय जब आप लिखोगे तो यहाँ पर व्यक्तिगत इकाइयाँ लिखोगे, भाग नहीं लिखना वहाँ पे। ठीक है, आप ऐसा लिखोगे, इसमें अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत इकाइयों में विभाजित कैसे किया जाता है, जैसे कि एक बाजार, एक उद्योग, एक फर्म, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता, यानी कि चीज़ों को व्यक्तिगत बना दिया गया यहाँ पे। जैसे कि एक बाजार, यानी जैसे मैं मान के चलता हूँ कि एक चीनी बाज़ार है। ठीक है, चीनी का एक बाज़ार है, एक बाज़ार है कि जहाँ से शुगर हमें प्राप्त होती है। ठीक है, उस शुगर का एक उद्योग रहेगा, कोई भी एक उद्योग। ठीक है, उस उद्योग की एक कोई फर्म रहेगी, फर्म जैसे छोटी छोटी इकाइयाँ होती है फर्म। ठीक है, एक उत्पादक रहेगा, उन फर्म में एक उत्पादक बिठा दिया जाएगा, हर फर्म का एक उत्पादक होता है। ठीक है, उसके बाद में कोई ना कोई तो उपभोक्ता रहेगा, उन सभी उपभोक्ताओं में से एक उपभोक्ता। ठीक है, कोई भी। चलिए, इसके बाद देखिए, अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म जानकारी किसी व्यक्ति, फर्म, घरेलू कार्य इत्यादि की नीति निर्धारण, जैसे उत्पादन, उपभोग। क्या इस लाइन का अर्थ क्या है, देखिए, अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म जानकारी। सूक्ष्म जानकारी कौन सी, किसी व्यक्ति, फर्म, घरेलू कार्य की नीति निर्धारण, जैसे उत्पादन, उपभोग, मूल्य निर्धारण आदि में सहायक होती है। किसी अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म जानकारी जो होती है वो किसी व्यक्ति, फर्म, घरेलू कार्य की नीति निर्धारण में सहायक होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये लाइन आप समझे नहीं। ठीक है, अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म जानकारी होना, यानी कि कोई भी अर्थव्यवस्था है उसकी छोटी से छोटी जानकारी होना किसी व्यक्ति, फर्म और घरेलू कार्य के नीति निर्धारण में आवश्यक होती है या सहायक होती है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। आगे देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अनुकूलतम साधन आवंटन और आर्थिक क्रियाओं, जैसे मांग व पूर्ति का अध्ययन, मूल्य निर्धारण, संबंधित समस्याओं और नीतियों का अध्ययन होता है। इसके अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन होता है, पहली चीज़ अनुकूलतम साधन आवंटन। अनुकूलतम साधन, जैसे कि हम कहते हैं, जैसे मैं एक बात बता देता हूँ कि जो भी साधन हमारे अनुकूल होंगे उनका जो आवंटन होगा, यानी जो भी वितरण होगा उसका। आर्थिक क्रियाओं, यानी कि आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है, जैसे कि मांग व पूर्ति का अध्ययन, कि जैसे कि मांग होगी तो उनकी पूर्ति करवा दी जाएगी। ठीक है, मांग, जहाँ से मांग होती है वहीं पर मांग की पूर्ति होती है। मूल्य निर्धारण, कि किस प्रकार मूल्यों का निर्धारण होता है, कीमतों का निर्धारण किस प्रकार होता है, वो इससे संबंधित समस्याओं और नीतियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, चलिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक कौन से होते हैं, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है, जैसे कि अधिकतम, जिससे कि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। उपभोक्ता का व्यवहार क्या कहता है, वो उपभोक्ता का व्यवहार ये कहता है कि वह अपनी आय को इस प्रकार से आवंटित करे, यानी इस प्रकार से अपनी आय का बंटवारा करे कि जैसे मान के चलिए एक वेतन है किसी व्यक्ति का 20,000 रुपये वेतन है। ठीक है, 20,000 रुपये जो वेतन है, उस 20,000 रुपये वेतन को वो किस प्रकार कहाँ कहाँ लगाएगा जिससे कि उसको संतुष्टि प्राप्त हो। ठीक है, ये चीज़ आपको, ये चीज़ देखना है। ये है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, कहता है कि व्यक्ति के इस सिद्धांत के अनुसार उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद उत्पादक सिद्धांत, ये था उपभोक्ता जो उपभोग करने वाला है चीज़ों को। अब एक है उत्पादक, जो चीज़ों का उत्पादन करता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादक यह निर्णय कैसे लेता है कि किस वस्तु का उत्पादन करना है तथा कितना उत्पादन करना है जिससे उसका अधिकतम लाभ हो सके। उत्पादक क्या देखेगा, कोई व्यक्ति है जैसे कि किसान है, किसान जैसे अपने खेत में फसल उगाता है, तो वो फसल किस प्रकार से उस फसल का मतलब वो उत्पादन करेगा, वो पहली चीज़ तो अपने दिमाग में एक ही चीज़ लेके आएगा, उसको किस वस्तु का उत्पादन करना है, यानी किस वस्तु में उसको ज़्यादातर लाभ हो सकता है। ठीक, कितना उत्पादन करना है ये उसको पता होना चाहिए। ठीक है, ये होता है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। और तीसरा होता है कीमत सिद्धांत, ये तीनों का बाप है, ध्यान रखिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक कीमत सिद्धांत है। कीमत सिद्धांत में यह अध्ययन किया जाता है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारण की जाएगी। बाजार में जैसे कि हम आजकल 5 रुपये का पेन भी लेने जाते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सी कीमतें निर्धारण करके दी जाती है, जीएसटी वीएसटी वगैरह सब उस पैकेट में लिखा होता है। ठीक है, उस प्रकार ये जो है कीमत सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे वाला है समष्टि अर्थशास्त्र, इसे वृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं या समुच्चयों से संबंधित अध्ययन करते हैं। यानी कि पहले तो हमने क्या किया था, छोटी से छोटी चीज़ों का अध्ययन, जैसे
कि एक व्यक्ति है, उस पे हमने अध्ययन किया था, उस एक हमने एक कीमत पर अध्ययन किया था, एक फर्म पर अध्ययन किया था, एक बाज़ार, एक एक मतलब हर चीज़ के पीछे एक छोटी छोटी चीज़ एक लगी हुई थी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि चीज़ों के बड़े पहलू, उसके बड़े समुच्चय, उसका एक बड़ा समूह, उसको हमने अध्ययन करना है। जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय कोई एक व्यक्ति की नहीं होगी, राष्ट्रीय आय उस राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों की आय का एक औसत होता है राष्ट्रीय आय, है ना। तो वो राजकोषीय नीति, यानी कि राजकोष जो होता है, जो हमारा खजाना, राजकोष जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि भारत का जो खजाना है, भारत के पास जितना भी धन है, जितना अब मतलब कह सकते हैं कि एक डिपॉजिट जो भारत के पास पड़ा है, जमा पूंजी जो भारत के पास फिलहाल पड़ी है, वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी, वो पूरे व्यक्तियों के लिए होगी, पूरे भारत पर लगाने के लिए होगी, एक किसी भी एक फर्म पर नहीं होगी, ठीक है। मौद्रिक नीति, सरकारी बजट, बजट पूरे भारत के लिए होता है, एक किसी जगह के लिए नहीं होता, ठीक है। आर्थिक समृद्धि, कि अर्थ में किस प्रकार वृद्धि की जाए, ठीक है। आर्थिक विकास, कि आर्थिक क्रियाओं को किस प्रकार विकसित किया जाए। मुद्रास्फीति, मुद्रा में उतार चढ़ाव को मुद्रास्फीति कहते हैं, ये आपको पता है। गरीबी और बेरोजगारी, ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। इन पर समुच्चय रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि विश्लेषण समग्र पैमाने पर होता है, यानी सारा एक साथ देख के अध्ययन किया जाता है इसको, ठीक है। जिससे इस आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। आपको समझ में आ रही है ये बात। समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आय निर्धारण पर निर्भर रहता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो समष्टि है वो एक चीज़ पर निर्भर करेगी, वो है आय का निर्धारण, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। समष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं, अब देखिए। पहली चीज़ राजकोषीय व मौद्रिक नीति, सरकारी बजट, ये बजट हम आगे चर्चा करेंगे, इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा करेंगे, टेंशन मत लीजिए आप। मुद्रा एवं पूर्ति व साख सृजन, ये साख क्या होता है इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले जो भी बच्चे 11वीं या 12वीं में हैं वो मुझे साख का मतलब कमेंट में बताएंगे, ठीक है। कमेंट में मुझे साख का अर्थ बताएं, ज़रूर बताएंगे। देखिए ये कक्षा कोई मेरे लिए नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये कक्षा मेरे लिए नहीं है, ये कक्षा आपके लिए है। तो आप अपना लेवल इस कमेंट के माध्यम से जान सकोगे कि हम कहाँ हैं, हम क्या क्या हम मतलब इस ये जो आप मुझे जवाब देते हो, ये मुझे जवाब नहीं देते हो आप, ये आप खुद को जवाब देते हो, आप खुद की तैयारी को मापते हो, ठीक है। चलिए, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, अस्फीतिक अंतराल संबंधित सिद्धांत। अब इस मुद्रास्फीति का भी एक जैसे कि कह देते हैं पाठ्य पुस्तक की लैंग्वेज में, यानी कि किताब की भाषा में आप मुझे उत्तर बताओगे इसका क्या होती है मुद्रास्फीति। विनिमय दर, विनिमय क्या होता है, लेन देन, पैसों का लेन देन, वस्तु का लेन देन, ये विनिमय होता है। भुगतान संतुलन, भुगतान में संतुलन, ठीक है। रोजगार से संबंधित सिद्धांत, ये रोजगार से संबंधित सिद्धांत है, ध्यान रखिए। समग्र मांग, समग्र आपूर्ति व संतुलित संबंधी सिद्धांत है ये। समग्र मांग क्या होती है कि संपूर्ण मांग को ध्यान में रखते हुए, संपूर्ण मांग को ध्यान में रखते हुए। समग्र आपूर्ति, इनकी मांग बहुत ज़्यादा उठ रही है तो इसकी आपूर्ति किस प्रकार की जाए, पूरी आपूर्ति करना, ठीक है। और संतुलित संबंधी सिद्धांत, यानी कि जब मांग, देखिए मांग उठेगी, ठीक है, तो ही आपूर्ति होगी, ठीक है। मांग उठेगी तो आपूर्ति होगी, ध्यान रखिएगा। बाज़ार में क्या होता है कि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है तो उस चीज़ का उत्पादन भी ज़्यादा होने लग जाता है, ठीक है। ये चाहे आप कपड़ों के सेंस में ले लीजिए, चाहे आप भोजन के सेंस में ले लीजिए, किसी प्रकार के सेंस में ले लीजिए, ये इस प्रकार होता है। तो ये थे आज ये जो क्लास थी, ये थी आज हमारी अर्थशास्त्र का एक सामान्य परिचय, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। इसमें अगर कुछ चीज़ आपको ऐड करवानी देखिए, अब आज मैं अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय लेकर आया हूँ, कल मैं अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में चर्चा करूँगा, ठीक है। ऐसे करके जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनको हम थोड़ा विस्तार से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझ में आ गई ना, लैंग्वेज थोड़ी आसान हो गई, इसमें लैंग्वेज आसान हो गई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि कल अर्थशास्त्र के क्षेत्रों को समझ के आना है, मतलब पढ़ के आना है, समझा तो मैं यहीं पे दूंगा, पढ़ के आना है। उसके बाद में नोट्स में आपको यहाँ पे इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो कक्षा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने अध्ययन में जुटे रहें। इसी के साथ आज की कक्षा को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।